Hey viewers, Assalamu alaikum and welcome back to this YouTube channel Mir Academia. I hope that you all are fine. Well, this is Hamza Mir and I'm coming back with another video from our topic of history O levels. So before we start, let's see that what exactly our today's topic is all about. So viewers, here we have our topic right there on the screen. So start करते हैं अपने सबसे पहले content से. So the first thing that we need to discuss in this one as an introduction would be that these reforms were jointly drafted by two personalities. One of them was John Montague. As you could see the picture on the screen, John Montague जो थे, he was at that time the Viceroy of India. उसके साथ साथ जो Edwin Montague थे, he was the Secretary State of India at that time. So these two were the ones जिन्होंने इसको jointly draft किया. इसके अलावा कुछ और भी ऐसे introductory points हैं जो हमने यहाँ पे add करने हैं. As I said about these two personalities, तो हुआ ये कि इन दोनों ने, जो सबसे पहला point हम यहाँ पे add कर रहे हैं, these two were the ones who toured India. तो पहली चीज जो हम यहाँ पे add करेंगे, that both toured India for the changes required. कि ब्रिटिश ने जो भी changes करनी थी, जो भी reforms लेकर आने थे, उसके लिए इन दोनों ने country wide tour किया for the changes needed or required. Second point that we need to add over here is that when they visited over there, so they met with the different political leaders. Number one, the political leaders that they met, obviously they interviewed them, और उसके साथ साथ some other official advisors. So these are the personalities that they met. Basically they interviewed them and discussed the important matters with the political leaders and official advisors. And as we know that के ब्रिटिश के अलावा जो prominent political parties थी वहाँ पे, वो दो थी. उनमें से एक थी INC, the Indian National Congress, और दूसरी थी ML यानी कि मुस्लिम लीग, और jointly इसको कहा जाता था कांग्रेस लीग. So कांग्रेस लीग की जो अपनी स्कीम थी उस टाइम पे, उसको ब्रिटिश ने रिजेक्ट किया. Means the scheme of the Congress League was rejected. और उनकी स्कीम को रिजेक्ट करने के बाद ब्रिटिश ने, यानी कि जो ये रिफॉर्म्स लाए गए थे, उस रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था डायरकी. हम डायरकी को डिटेल के साथ जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब डिस्कस करेंगे कि दिस सिस्टम वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश एज पर दीज रिफॉर्म्स. और इन रिफॉर्म्स की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने वो 1918 में वो रिपोर्ट प्रोड्यूस की थी, और ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज रिफॉर्म्स वर बीइंग डन लेटर. तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं जो जिससे हम इनिशिएट करते हैं. इसके अलावा और जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो अब हम अपनी अपकमिंग स्लाइड में डिस्कस करेंगे. So let's see that कि हमारी next upcoming slides अब और कौन सी हैं. So viewers, as we are done with the introduction already, हमने introduction को डिटेल में हमने डिस्कस किया था. अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी changes जो थी that has been brought by the British, क्या क्या changes उन्होंने create यहाँ पे की. जैसे कि मैंने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस स्लाइड में कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो था वो डायरकी सिस्टम को लेकर आया गया. बट आई विल डिस्कस अबाउट द डायरकी इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे जिस चीज को मैं डिस्कस करने लगा हूँ, दैट इज बेसिकली द सेंट्रल गवर्नमेंट. कि सेंटर में जो चेंजेस लाई गई वो क्या थी. नाउ एज यू कुड सी दैट इट हैज बीन रिटन ओवर हियर दैट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द बाइकैमरल. यहाँ पे बाय का मतलब है टू, मींस देयर वर टू हाउसेस व्हिच वर बीइंग क्रिएटेड. कि दो हाउसेस होंगे. लेजिस्लेशन मींस लॉ मेकिंग जो करेंगे उसको अब हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव को जो बाइकैमरल में कन्वर्ट किया गया तो कौन से दो हाउसेस थे जो क्रिएट किए गए. तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि किस चीज का मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द बाइकैमरल
legislation. तो bicameral का, as I said, bi means two, so there will be two houses which were basically created. तो वो कौन कौन से थे? उनमें था एक, the number one was the Council of the State, the Council of the State, और इसको हम upper house भी कहेंगे, that is the upper house, the Council of the State. And the second one, जिसका पुराना नाम था Legislative Council, और उसको चेंज करके अब उसका नाम रखा गया Indian Legislative Assembly. As I said, के old name was Legislative Council, now its name has been converted as Indian Legislative Assembly, and this would be considered as a lower house. एक upper house और second would be lower house. अब हम इसको one by one डिस्कस करते हैं. अगर हम lower house की बात करें, यानी कि Indian Legislative Assembly की, तो इसके अंदर जो total number of members थे, they said the total number of members would be 145, कि 145 in total members होंगे. उसमें 145 members में से 103 members would be elected, और 103 members में से total 32 members जो थे या जो होंगे, that would be Muslims. So ये changes लाई गई लोअर हाउस क्रिएट करने के बाद. इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम कह रहे हैं, टोटल स्ट्रेंथ 145, इलेक्टेड मेंबर्स 103, और टोटल नंबर ऑफ मुस्लिम सीट्स आउट ऑफ दैट 103 वुड बी 32. ऑन दी अदर साइड अगर हम अपर हाउस की बात करें तो उसके अंदर भी इसी तरह से सीट्स क्रिएट की गई. सो देयर वर टोटल 60 सीट्स वुड बी देयर इन द अपर हाउस, द काउंसिल ऑफ द स्टेट, और उन 60 सीट्स में से 33 सीट्स जो हैं दैट वुड बी इलेक्टेड. अब यहाँ पे आखिरी चीज मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि यू कैन सी दैट इन बोथ अपर एंड लोअर हाउस जो मैक्सिमम मेजॉरिटी आपको नजर आ रही है वो इलेक्टेड मेंबर्स की नजर आ रही है. यानी कि अगर हम 145 में से देखें तो 103 इलेक्टेड है, और यहाँ पे भी 60 सीट्स में से 33 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड है. तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे बाइकैमरल लेजिस्लेशन के अंदर मेजॉरिटी इलेक्टेड मेंबर्स थे तो वो गलत नहीं होगा. ये है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फ्रेमवर्क है, जो कि चेंजेस लाने की कोशिश की गई बाय द ब्रिटिश. अब हम अपनी अपकमिंग स्लाइड में देखते हैं डायरकी को. Well viewers, as we have seen earlier regarding the Central Legislative Council जिसको बाइकैमरल के साथ रिप्लेस कर दिया गया था, और जैसे कि पहली स्लाइड में मैंने मेंशन किया था कि एक न्यू सिस्टम और इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो कि प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था. वो सिस्टम था डायरकी का. सेंट्रल लेवल पे तो बाइकैमरल लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस की गई, इसी तरह से प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर दो तरह के सब्जेक्ट्स थे, जिनमें से एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट और दूसरा था रिजर्व सब्जेक्ट्स. तो इन दो को हम इस कंटेंट के अंदर यानी कि इस स्लाइड के अंदर डिटेल के साथ अब डिस्कस करेंगे कि बेसिकली डायरकी किस तरह का सिस्टम था. ये हमें 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि व्हाट वाज डायरकी. तो मेरी जो ये स्लाइड है आपको उस 4 मार्क के क्वेश्चन में भी हेल्प आउट करेगी और साथ साथ ये भी बताएगी कि रिफॉर्म के अंदर डायरकी का जो प्रोसेस था वो किस तरह का था. तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट वन को. एज ए सेड इन द स्लाइड के दो सब्जेक्ट से ट्रांसफर्ड और रिजर्व, तो इन दोनों को ही यहाँ पे लिख लेते हैं. एक है हमारा सब्जेक्ट्स ट्रांसफर्ड और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है रिजर्व्ड. अब मैं इनको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करूंगा. जो हमारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उनमें जो मेजर रोल प्ले था या जो होल्ड था दैट वाज बेसिकली गिवन टू द मिनिस्टर्स. अब ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि मिनिस्टर्स जो थे ये किस तरह से जो है वो लाए गए. सो मिनिस्टर्स वर द वन हु वर चूजन फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल थी who have to choose
द मिनिस्टर्स, एंड ऑब्वियसली वो लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन थे? दे वर द ब्रिटिश. So the first thing is that the transfer subject, mainly the head were the ministers who were being chosen by the legislative council, and those legislative council was mainly the British. Under those ministers, जो next person हम यहाँ पे discuss करेंगे, that would be the governors, means the provincial governors. So while discussing the transfer subject, we need to discuss that the governors were the one who have to act on the advice of ministers, act on the minister's advice. लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो डिस्कस करने वाली है, वो ये है कि although the ministers were the one who were above the governors, means governors को यहाँ पे एक्ट करना पड़ेगा ministers की एडवाइस पे, लेकिन साथ साथ इस डायरकी के सिस्टम में ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के अंदर गवर्नर्स को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई. वो स्पेशल पावर्स क्या थी? वो ये था कि द गवर्नर्स वुड बी द वन हु कुड वीटो एनी लॉ दे डिसलाइक. अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन मिनिस्टर्स करते हैं और वो लेजिस्लेशन है वो ब्रिटिश के फेवर में नहीं है, तो गवर्नर जो है वो उसको वीटो कर सकता है. तो इसका मतलब यह है कि आप जो इंडियंस जो कंसिडर कर रहे हैं खुद को एज अ मिनिस्टर्स, दे वुड बी एबल टू गेट दैट पोस्ट, बट स्टिल वी हैव टू सी दैट के द रियल पावर्स आर रेस्टेड विद द ब्रिटिश, जिसकी परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है गवर्नर्स की स्पेशल पावर्स जिनको वो यूटिलाइज कर सकते हैं. और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मींस इनके अंडर कौन कौन से सब्जेक्ट्स या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते थे, वो हैं आपके एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं एजुकेशनल मिनिस्टर्स, हेल्थ मिनिस्टर्स एटसेट्रा. तो एक था एजुकेशन, उसके अलावा एग्रीकल्चर, then public health, और the last one would be the local government. So these were the departments which mainly come under the transfer subjects. इसी तरह से जो दूसरा सब्जेक्ट था that was reserve subject, उसके अंदर जो मेंबर्स थे, एक तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेजर हेडशिप किसकी थी. सो दे वर द गवर्नर्स. द मेजर हेडशिप वाज बेसिकली अंडर द गवर्नर्स, मींस रिजर्व सब्जेक्ट को जो था वो गवर्नर्स डील करते थे. गवर्नर के अंडर उनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी. अब जहां पे भी काउंसिल का वर्ड आता है, सो यू शुड कंसिडर इट एज एन एडवाइजरी. तो ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ये तकरीबन 4 to 5 मेंबर्स थे who would be the one to advise the governors, और जो ये काउंसिल थी they would be the one who are directly answerable to the secretary of the state. ये उनके लिए या उनको आंसरेबल थे. और इसी तरह से जैसे कि ट्रांसफर सब्जेक्ट के कुछ डिपार्टमेंट्स थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थी उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. उनके अंडर जो आता था वो था लॉ एंड ऑर्डर, और सेकेंड वन वॉज लैंड रेवेन्यू, इनके द प्रॉफिट ऑफ द लैंड. सो ये था हमारा ओवरऑल डायरकी का सिस्टम, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, एक ट्रांसफर दूसरा रिजर्व्ड. और इसमें ये चीज देखने वाली है कि अगर आप इसकी पॉजिटिव्स की बात करें तो यू कुड सी दैट दे वर बीइंग गिवन द चांस टू बिकम द मिनिस्टर्स, और उनके अंडर डिपार्टमेंट्स भी आ रहे हैं, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट वगैरह के. तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि इंपॉर्टेंस क्या थी रिफॉर्म्स की, तो इंडियंस के लिए ये इंपॉर्टेंस तो थी, लेकिन अगर आप कहें कि इसको रिजेक्ट क्यों किया गया, तो रिजेक्शन के पॉइंट्स आपके सामने हैं. उनमें से एक पॉइंट आप यहाँ देख सकते हो कि गवर्नर्स वर द वन हु हैड द स्पेशल पावर्स that they could veto any law that they dislike. और यहाँ पे मिनिस्टर्स के बारे में भी एक और पॉइंट मैं ऐड करता चलूं, जैसा कि मैंने बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल वुड बी द वन हु वुड चूज द मिनिस्टर्स. तो बेसिकली इट वाज वाइसरॉय जिसके पास ये राइट था कि वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है.
तो मेनली आप यही चीज देखेंगे, जो एक्चुअल पावर्स हैं वो स्टिल अभी भी ब्रिटिश के हाथ में है। सो ये था हमारा डायरकी का सिस्टम जिसको प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। Well viewers, as we are done with the central and the provincial level, now moving towards the next few points of the Montfort reforms कि और कौन सी ऐसी changes थी जो लाई गई। So let's see what is next point. The next point is mainly related with the princely states. The princes, as it has been written over here, that the princes were allowed to discuss on important matters, but no powers were given to them. और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया है टॉकिंग शॉप का। यहाँ पे मैं बताता चलूं कि जो काउंसिल ऑफ प्रिंसेस थी उनको भी जो है वो टोटल जो सीट्स प्रोवाइड की गई थी, द रिजर्व सीट्स फॉर द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ प्रिंसेस वाज 108। सो टोटल 108 सीट्स वर गिवन टू द प्रिंसेस। बट मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ऑल्दो दे वर नॉट अलाउड टू डिस्कस ऑन द इंपॉर्टेंट मैटर्स अर्लियर, दिस टाइम दे बीन गिवन द परमिशन टू डिस्कस ऑन द इंपॉर्टेंट मैटर्स, लेकिन दे वर बीइंग कंसिडर्ड एज एडवाइजरी ओनली, मींस दे डू नॉट हैव any kind of real powers that was mainly rested to the British। ये सिर्फ एडवाइजरी के तौर पे जाके उन इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस कर सकते थे, लेकिन किसी किस्म की कोई अथॉरिटी नहीं रखते थे। दैट इज वाई द प्रिंसेस दे रिफ्यूज टू गो टू द काउंसिल एंड दे कॉल्ड इट एज अ टॉकिंग शॉप, because according to them it is useless to go into the council and to discuss on the important matters if you do not have any kind of a power। और उनके पास सिर्फ ये एक important matters को discuss करने का right था, authority नहीं थी। That is why they didn't go to the council and called it as a talking shop। So ये था हमारा council of princes का content। इससे next जो content है that is mainly related with the voting rights। अब एज ए सेड अर्लियर के मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स की अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी रीजंस सी रिजेक्शन की। अगर हम यहाँ पे इसको पॉजिटिवली देखें तो वी कैन सी दैट के 2.5% से वोटिंग राइट्स को इंक्रीज करके 5.5% कर दिया गया। जो इंडिया के अंदर टोटल पॉपुलेशन थी दैट वाज 250 मिलियन, और 250 मिलियन में से पहले 2.5% को राइट था, अब 5.5% पीपल बेसिकली आर अलाउड टू वोट। अब इसका पॉजिटिव देखें तो वो तो ये है कि देयर इज एन इंक्रीज इन द वोटिंग राइट्स, लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव देखें जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स को रिजेक्ट किया गया बाय द इंडियंस, वो था कि ये जो 5.5% हैं आर स्टिल इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब है नॉट इनफ। अभी भी ये जो परसेंटेज थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि अगर आप 250 मिलियन की पॉपुलेशन देखें तो 5.5% इज अ वेरी लेस पॉपुलेशन विच इज बीन गिवन द राइट टू वोट। तो पॉजिटिवली तो ये है कि इट इज बीन इंक्रीज्ड, बट नेगेटिव ये है कि इट इज स्टिल इनएडिक्वेट। नेक्स्ट कंटेंट है प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन का, that which people were exactly allowed to vote। तो उसमें जिन लोगों को परमिशन थी वोट करने की that was elite class and educated class। only educated Indians and elite class were basically allowed to vote। सिर्फ इनको राइट था कि वो वोटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि the women were not allowed to vote। वुमेन को वोट करने की परमिशन नहीं थी। सो पॉजिटिवली अगर आप इस कंटेंट को ओवरऑल देखें तो रिप्रेजेंटेशन भी मिल रही है इंडियंस को, उनके मेंबर्स की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज किया जा रहा है। नाउ दे कैन बी द पार्ट एज ऑफ मिनिस्ट्रीज एज वेल, लेकिन स्टिल ओवरऑल इस पूरे रिफॉर्म के अंदर मेजर पावर्स जो है वो ब्रिटिश ने अपने हाथ में ही रखी हैं। वॉइसरॉय किसी भी टाइम पे मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है, गवर्नर वीटो यूज कर सकता है, प्रिंसेस जो हैं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कशन कर सकते हैं, उनके पास किसी किस्म की कोई पावर्स नहीं है। वोटिंग राइट्स इंक्रीज कर दिए गए हैं लेकिन अभी भी इनएडिक्वेट है, और प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन इज वेरी हाई। वुमेन को अलाउ नहीं है वोट करना, सिर्फ एलीट और एजुकेटेड क्लास वोट कर सकती है। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का कंटेंट। अगर आपको मजीद कुछ वीडियोस की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज काइंडली डू मेंशन दैट इन द कंटेंट।
in the comment box as well. और इंशाल्लाह I'll be coming with the upcoming videos as well. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो please kindly do subscribe that. इंशाल्लाह soon I'll be coming with the next topic of history or either geography. तब तक के लिए खुदा हाफिज.